नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। बीच बहस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे तौर पर आपसे, समाज से और राष्ट्र से जुड़े होते हैं। आज की कड़ी में हम बात करेंगे आपकी सेहत से जुड़े मुद्दे पर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 2023 का यह साल अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मोटे अनाजों के उत्पादन, वितरण और इसके फायदों के बारे में आम जन को जागृत कर रही हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट में भी मोटे अनाजों को लेकर श्री अन्न योजना प्रारंभ की गई है। मोटे अनाजों के सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है, मोटे अनाजों से हमें क्या क्या फायदे हैं और सेहत पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता रावत जी। सुनीता जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सुनीता रावत आयुर्वेद विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनीता जी, पहला सवाल आपसे यही बनता है कि इस साल जैसे सरकार ने मोटे अनाजों को प्रमोट करने के लिए श्री अन्न योजना लागू की है, तो मोटे अनाज जेहन में आते ही एक सवाल आता है कि कौन कौन से ऐसे अनाज हैं जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। देखिएगा, मोटे अनाज के विषय में मैं बताना चाहूँगी, इसमें जो खरीफ की फसलों के अंतर्गत जो अन्न आते हैं उन्हें हम मोटे अनाज के अंतर्गत मानते हैं। जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, मूंग है, मोठ है, रवास की दाल है और भी कंगनी धान है, कोदो हैं, स्यावाक है, कुट्टू है। इस तरह की जो अन्न हैं वो सभी हम मोटे अनाज के अंतर्गत मान सकते हैं। जी सुनीता जी, अनाज की ये जो मोटे अनाज हैं इनकी उत्पत्ति क्या किसी स्पेशल एरिया में होती है और कौन कौन सी फसलें हैं जो मोटे अनाजों की फसलें कही जाती हैं? देखिएगा योगेंद्र जी, ऐसे तो कई 130 वो देशों में इसकी मोटे अनाज की खेती की जाती है, लेकिन हमारे भारतवर्ष की बात करें तो करीब 19 राज्यों में, उसमें भी खास करके राजस्थान है जो कि मरुभूमि है। खास करके पश्चिमी राजस्थान में हमें बाजरा देखने को अधिक मिलता है और भी हमारा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। ये स्टेट या ये राज्य इस मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध हैं। जी, और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं सुनीता जी जो मोटे अनाजों की फसलों के रूप में कहा जाता है, जिन्हें मोटे रूप से? मोटे अनाज की फसलों की बात करें तो जो कि वर्षाकालीन, जो प्राकृतिक चीज़ों से, जैसे कि प्राकृतिक पानी है, उसमें कोई खाद बीज या पेस्टिसाइड या रासायनिक द्रव्यों का या उत्पादन के बढ़ाने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं होता है, उन फसलों को हम ये मोटे अनाज की फसलों के अंतर्गत, या जो खरीफ की फसल है जिसे कि हम सावन की फसल भी बोलते हैं, उसका समावेश किया जाता है। जी जी। सुनीता जी, जैसे आप आयुर्वेद विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, आप स्वयं एक डॉक्टर हैं, तो आपसे सेहत से जुड़ा सवाल से शुरुआत करते हैं कि मोटे अनाज जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य में किस तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं और कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनमें मोटे अनाज हैं वो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं? सर, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कहा भी है अन्नाद भूतानि जायन्ते जातान्नेन वर्धन्ते, अर्थात हम प्राणी लोग अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही वृद्धि करते हैं और इसीलिए हम अगर उसका विधि पूर्वक सेवन करते हैं, जो कि हमारी प्राचीन संहिताओं में बहुत हजारों साल पहले से चलता आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रयोग के कारण अपनी प्राचीन संस्कारों को, सभ्यताओं को भूलते जा रहे हैं। इस कारण से हमारे जो मोटा अन्न है दूर होता चला जा रहा है। इस कारण से हमें जो एक पाश्चात्य संस्कृति से जो खान पान मिले हैं उससे जो रोग होते जा रहे हैं, जैसे कि आप गेहूं को ले लीजिए, गेहूं या जो आपका मैदा है उससे बने हुए पदार्थ, ये कहीं ना कहीं मधुमेह है, आपका हाइपरटेंशन है, थायराइड है, आपके ओबेसिटी है, आपके ऑस्टियोपोरोसिस है, ऐसे कई रोग हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है। ये सभी कहीं ना कहीं हमें इस आधुनिक युग की देन है। तो इनसे बचने के लिए हम मोटे अन्न के प्रयोग को निम्न रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ओबेसिटी को ही लें तो हम अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो एक डाइट चार्ट बना के दीजिए डॉक्टर साहब, तो मैं भी उन्हें मिक्स अन्न की रोटियां खाने के लिए कहती हूँ कि भाई आपका इतना वजन है, क्योंकि जो बाजरा है या जो मोटा अन्न है इसमें एक फैट को डिजोल्व करने की या लेखन करने की क्षमता होती है, तो इस तरह से वह मोटापे को भी दूर करता है। और जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ 2
प्रकार का है जो डायबिटीज़ शुगर लेवल को भी ये मोटा अन्न कंट्रोल करता है। रही बात आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जो हृदय रोग है, कहीं ना कहीं हमारे बीपी से संबंधित रखता है हार्ट रोग, तो कहीं ना कहीं हमारे कोलेस्ट्रॉल को लेवल को भी यह मोटा अन्न बैलेंस रखता है। और रही बात ऑस्टियोपोरोसिस की, तो आप जानते हैं कि बाजरा में बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं उसकी अस्थियों के पोषण को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि बाजरे में को ही लें, उसमें आयरन है, जिंक है, फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो निर्माण करने वाली जो बोन है, कहीं ना कहीं उसको संघात को, उसकी बोन डेंसिटी को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से हमारे जो डिजीज हैं उसको कहीं ना कहीं हमारा मोटा अन्न प्रोटेक्शन करता है। मोटे अन्न में मैं बाजरे की बात नहीं करना चाहूँगी, इसमें और भी मूंग है, जैसे कि जौ है, आपकी तिल है, तिलहन भी जो तिल है इसी ऋतु में पैदा होता है। मैग्नीशियम होने के कारण और इसमें काफ़ी जिंक होने के कारण हमारी बोन को, जो हमारी वृद्धावस्था में एक ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, अस्थि भंगुरता जिसे बोलते हैं, उससे बचाता है। तो इस तरह से कई रोगों से बचाता है और अपने डाइजेशन को भी प्रॉपर करता है। आपके मेटाबॉलिज्म, जो कि कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म जो हमारी एक भोजन पाचन की क्रिया है, उसको भी दुरुस्त रखता है। और हमारे आमाशय या गृहिणी में होने वाले अल्सर को, जैसे कि हम एक छाला बोलते हैं, उसको भी दूर रखता है और एसिडिटी को भी बचाता है ये मोटा अन्न। जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि मोटा अनाज जो है, ये क्या आयुर्वेद विज्ञान ऐसा कुछ सुझाव देता है कि मोटा अनाज साल में किस वक्त खाया जाना चाहिए, साल भर खाया जा सकता है? इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। सर, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हमारे जो मनीषियों ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, उसी हिसाब से हमारे आहार विहार का भी प्रिंसिपल या सिद्धांत निर्धारित किए हैं। क्योंकि कहा भी है ना, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम हिरास हेतु विशेषस प्रवृत्ति रोयस्तु, अर्थात समानता, समान गुण धर्म वाले अगर हम ठंडी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कफ जन विकार, या जैसे हमने ठंडी चीज़ों का प्रयोग किया, खांसी जुकाम हो जाएगा। और इससे विपरीत हम कहते हैं कि भाई उष्ण द्रव्यों का प्रयोग कीजिए, चाहे पेय पदार्थ है या तुलसी का है, अदरक का है, तो ये कहीं ना कहीं आपको शीतजन रोगों से दूर करता है। तो इसी तरह से हमारी जो ऋतु है, शीतकाल में कम से कम ये जो हमारे मोटा अन्न है, इसका प्रयोग करने का विधान बताया है। क्योंकि वैसे तो हर ऋतु में कर सकते हैं, पर फिर भी क्योंकि बाजरे की तासीर गर्म होती है और थोड़ा सा पचने में भी वो हैवी होता है, क्योंकि हमारी जठराग्नि है, जो पाचन की क्रिया है, वो शीतकाल में अधिक प्रबल होती है और पचाने की क्षमता भी अधिक होती है। तो इस समय हम इसका प्रयोग करें तो बहुत बेहतर रहता है। फिर भी हम 12 महीने अगर इसको किसी और संस्करण करके या संस्कार देकर उसमें और द्रव्यों का मिलान करके भी प्रयोग कर सकते हैं, 12 महीने भी प्रयोग कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद विज्ञान में क्या मोटे अनाजों में ऐसा कोई मोटा अनाज है स्पेशली जो आयुर्वेद विज्ञान जिसको एक रामबाण के तौर पर अपने बहुत सारे जो रोग हैं उनमें इस्तेमाल करता है? ऐसे कई रोग हैं सर, जिसके लिए हमने पर्टिकुलर हमारे मनीषियों ने उसको निर्धारित किया है। जैसे कि अब डायबिटीज़ को ही लें तो इसमें बाजरा है, मक्का है और भी इसमें जौ है। इस अन्न का विशेष प्रयोग कराया है उन्होंने, क्योंकि यह शुगर लेवल को कम करता है। इसमें स्निग्धता कम होती है बाजरे में, और इसमें रस मधुर और कषाय होता है, और इसका गुण रुक्ष है। जो भी गुण रुक्ष होते हैं, जो भी इस तरह के द्रव्य हैं, तो ये डायबिटीज़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। और भी ऐसे रोग है, ओबेसिटी है, ओबेसिटी भी एक मोटापा भी अपने कफवर्धक या जो मैदे वाले पदार्थ हैं उनके सेवन से बढ़ जाता है। तो इसको भी कहीं ना कहीं हमारा मोटा अन्न बाजरा विशेष रूप से, अभी हम आए दिन चक्कियों पर मैं जाके देखती हूँ, कई लोग जो अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं, जो धनाढ्य हैं, वो भी आजकल मिक्स अन्न की रोटी खाने लगे हैं, क्योंकि वो मैदे वाली चीज़ों के सेवन से इन रोगों के शिकार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे मोटा अन्न है, इस तरह से रोगों का बचाव करता है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया जिस तरह से कि जैसे बाजरा है वो बहुत ही रोगों में ये जो है इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहता है, ये बहुत रोगों से बचाव करता है। तो स्पेशली हम बात करें हमारे प्रदेश राजस्थान की, जो कि बाजरा उत्पादन में जिसका बहुत बड़ा स्थान है, और केंद्र सरकार ने भी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें बाजरा जो था उस पर 100 रुपये और बढ़ा दिए हैं समर्थन मूल्य में। तो बाजरा उत्पादन को प्रेरित करने के लिए सरकार के प्रयास जो हैं और मोटे अनाज को प्रेरित करने के लिए क्या आप किस नज़र से देखते हैं इसको? ये जो आपने अभी पूछा है कि इस तरह की योजना अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो इस योजना का वर्ष 2023 को जो एक यूनाइटेड नेशन से जो
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जी मिलेट्स की घोषणा की है। ये बहुत ही अच्छी किसानों के लिए और भी स्वास्थ्य हित के लिए भी कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और इस तरह से जिस तरह से योग डे मनाया जाता है, शायद है हो सकता है पूरा विश्व ही इस मिलेट्स ऑफ ईयर से 2023 से अपने आप को प्रभावित कर सके और इसकी गुणवत्ता को वो अपने में आत्मसात कर सकता है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, जो मोटा अनाज है हमारे घर में भी अक्सर हमारी रसोई में बहुत सारे ऐसे अनाज हैं, मोटे अनाज हैं जो मिल जाते हैं। तो हमारी रसोई से अगर बात करें तो एक गृहिणी जो है एक अपनी रसोई से मोटे अनाजों को लेकर अपने परिवार को किस तरह से रोगों से बचा सकती है? सर, गृहिणी सभी तरह की रेसिपी बनाना जानती है। हमारी दादी नानी इन रेसिपियों को बनाती आई हैं और प्राचीन काल में तो बहुत ही जो बाजरे की रेसिपी बनाई जाती थी, जैसे कि अभी आप ले बाजरे की राबड़ी है जो कि हम प्राचीन काल से ही यूज करते आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाई हमारे शहर से ही नहीं गांव से भी निकल गई है ये हमारी थाली से। तो हमें इसका पुनः उपयोग में लाना होगा, क्योंकि एक राबड़ी है, राबड़ी आप जानते हैं छाछ और पानी के मिश्रण से जो बाजरे के आटे के द्वारा तैयार की जाती है। और हम शाम को सभी गांव में, मैं खुद बचपन से देखती आ रही थी और आज मैं भी खुद इसको अपने दैनिक जीवन में शाम को मैं डेली राबड़ी बनाती हूँ। मैं तो यही कहूँगी दर्शकों से कि हमें जो रेसिपी है जो माता बहनें बनाना जानती है उनको अपनाना चाहिए। राबड़ी है, बाजरे की खिचड़ी है जिसको हम की ओखली में कूट कर या खलबत्ते में कूट करके जो छिलका उतार करके जो पानी के साथ पकाते हैं, उसमें चौड़े की दाल डालते हैं और आप तेल भी डालते हैं, तिल भी डालते हैं, गोघृत डाल करके जो उसको एक पौष्टिकता प्रदान करके जो एक रेसिपी बनाई जाती है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। और बाजरे की रोटी तो है ही है, कुछ नहीं जो लोग अल्प आय वाले हैं जो ज़्यादा संसाधन नहीं जुटा सकते हैं तो वो भी बाजरे की रोटी का प्रयोग तो कर ही सकते हैं और इन जो अभी आधुनिक युग में जो होने वाले रोग हैं उनसे बच सकते हैं। बाजरे की सकलपाए जैसे कि गुड़ को घोल लें और उसको आटे में गूंथ करके, हमारी माता बहनें सभी जानती हैं, उन्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तिल डाल करके उसमें गुड़ डाल करके उसको तिल के तेल में पकाकर बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही पौष्टिक व्यंजन तैयार कर सकते हैं। और इसकी जो गुणवत्ता है उसको उपयोग में लाकर हम कई रोगों से बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो मोटे अनाज है इनको हम किन किन रूप में किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं? क्या इनको खाने का एक कोई विशेष तरीका आयुर्वेद जो है वो बताता है, या मोटे अनाज, आप इस बारे में हमारे दर्शकों को खुल के बताइए। मोटे अनाज का हमारे आचार्य चरक ने अपने जो चिकित्सा के शास्त्र हैं उनमें कई तरह से विशेष अध्यायों का वर्णन किया है। अपना हर एक द्रव्य पर उन्होंने प्रकाश डाला है, जैसे कंगुनी धान्य है, श्यामाक है, पौधों हैं और आपके बाजरा तो है ही, मैंने पहले ही बता दिया है, बाजरा है, मूंग है। मूंग को लेगुमिनेसी फैमिली का द्रव्य माना जाता है जो कि हमारे चिकित्सा शास्त्र में रोगियों के लिए पथ्य की रूप में, पथ्य माने जो हमारे शरीर के लिए हितकर हो, पथ्य माने जो हमारे शरीर के लिए औषध के रूप में कार्य करे, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग बहुत ही प्राचीन काल से हमारे आचार्यों ने अपने शास्त्रों में पेया, बिलेपी, मंडिया बाबू कई कल्पनाओं का उन्होंने बना करके पहले से बताया हुआ है विधान। तो इस तरह से इन प्रयोगों के द्वारा भी हम काफ़ी हद तक जो इस वर्तमान में होने वाली बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं और हमें अपनाना ही चाहिए। मूंग की दाल खास करके सबसे श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि यह लघु होती है, रस में मधुर है और गुण में भी यह बीर में शीत होती है। इस तरह से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आयुर्वेद विज्ञान की अगर बात करें तो आयुर्वेद विज्ञान में औषध के रूप में जो मोटे अनाज हैं उनका किस किस तरह से प्रयोग किया जाता है? औषध के रूप में मैं बात करना चाहूँगी कि एक लिमिट में, जी, जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में हम मिश्रित अन्न, जैसे 2 किलो गेहूँ ले लिया, 1 किलो जौ ले लिया जी, और आधा किलो चना ले लिया, उसमें कुछ पावर आपका बाजरा डाल लिया और मक्का डाल ली। इस तरह से मिश्रित अन्न से जो एक मिश्रण बन जाता है जो कि डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो उसकी चपाती के रूप में सुबह शाम, राबड़ी के रूप में, बाजरे का राबड़ी के रूप में ले सकते हैं, शाम को मक्के की भी राबड़ी बनाई जाती है। तो इस तरह से हम इनको एक क्या आहार ही औषध है। हमें औषध की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम अपने जो शास्त्रों युक्त जो आहार है उसका सेवन करने से जब हम
अपने रास्ते से हट जाते हैं, तब हमें किसी औषध सेवन की आवश्यकता पड़ती है। हम ऐसे कारणों का सेवन करें ही क्यों जो कि हमें रोग को निमंत्रण दे। तो इस तरह से हम जो हमारे आयुर्वेद में जो औषध आहार द्रव्य हैं, जिन्हें कि हम आहार द्रव्य ही बोलेंगे, क्योंकि आहार द्रव्य क्या होता है कि हमारे शरीर में सभी धातुओं का पोषण करते हैं, तो हमें रोग होने ही नहीं देते हैं। तो इस तरह के आहार द्रव्यों के सेवन से हम काफ़ी रोगों से बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मिलेट्स की अगर बात करें, मोटे अनाजों की, तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि किस आयु वर्ग के लोगों को मिलेट्स जो है, मोटे अनाज है, वो दिए जा सकते हैं, और किस आयु वर्ग के लिए आयुर्वेद जो है वो मोटे अनाज सेवन करने पे मतलब मना करता है या कम देने की सलाह देता है? देखिए, आयु वर्ग में मैं बात करूंगी, आयु को मैं 3 वर्गों में ही बांटूंगी, बच्चे, युवा और वृद्ध। तो बच्चे सबसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिव होते हैं और उनकी ग्रोइंग एज होती है। उनको बढ़ने के लिए उन्हें अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन की अधिक ज़रूरत होती है। और बाजरा में आपको मैंने पहले ही बता दिया, विटामिन B12 जो कि एक ब्यूटी विटामिन भी बोली जाती है, तो सबसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत बच्चों को, उसके बाद युवाओं को तो है ही, क्योंकि वो उन्हें अधिक कार्य करना पड़ता है, मानसिक शारीरिक सारी जिम्मेदारियां युवाओं पर ही होती हैं। बच्चों को शैक्षणिक स्तर या खेल कूद इस तरह की ही जिम्मेदारी होती है। रही बात वृद्धों की, तो वृद्धों की पाचन क्रिया थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। उन्हें किसी संस्कार के द्वारा, किसी द्रव्यों के मिश्रण के द्वारा बनाकर जो मोटा अन्न है उसका प्रयोग कराना चाहिए, क्योंकि जो मोटा अन्न है वो थोड़ा सा उनकी पाचन की क्रिया जटिल है। और आप जानते हैं कि वृद्धावस्था में जॉइंटों से संबंधित जो हमारे शास्त्रों में विकारों का वर्णन बताया है, बाल्यावस्था में बच्चों को 20 प्रकार के विकार, और युवावस्था में 40 प्रकार के, और वृद्धावस्था में 80 प्रकार के वायु रोगों का वर्णन किया है जी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो मोटा अन्न है एक वायु वर्धक का भी काम करता है। तो हम उसको संस्कार के द्वारा, मैंने बताया ना, घृत मिश्रण के द्वारा, थोड़ा सा स्नेहन के द्वारा, जिससे कि उनकी गुणवत्ता बढ़ जाए, तो हम वृद्धों को इस तरह से सभी आयु के वर्गों को हम जो मोटा अन्न है उसका सेवन करा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया अभी कि हमारी जो गांव और शहर की थाली है उससे भी मोटे अनाजों के जो हमारे व्यंजन थे वो गायब हो चुके हैं। तो आप हमारे दर्शकों को आज इस क्या मैसेज देना चाहेंगी कि मोटे अनाज जो हैं वो किस तरह से हमारी थाली में वापस आ जाएं, और किस तरह के जो गृहिणी हैं वो किस तरह के व्यंजन इस तरह के बनाएं कि जो घर में रहने वाले लोग हैं हमारे, वो वापस मोटे अनाजों से सेवन जो है उनको वापस करने लग जाएं? देखिए, मैं इस मोटे अनाज के प्रोग्राम के माध्यम से दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि मोटा पहनिए, मोटा खाइए और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मोटा मीन्स मोटा खाना, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला हो, जो हमारे फिजिकली, शारीरिक और जो भी हमारी मेंटल हेल्थ है उसको बढ़ाने में सहायक हो, ऐसा अन्न हमें प्रयोग करना चाहिए। हमारी माता बहनें सभी रेसिपी बनाना जानती हैं, और आजकल हम ऐसे कई माध्यम आ गए जिनके द्वारा हम इस जानकारी को ले भी सकते हैं। और जो रेसिपी है, मैंने अभी पहले भी जैसा कि पूर्व में बता दिया है कि बाजरे की राबड़ी है, खिचड़ी है, और आपकी बाजरे की रोटी है, आप मिक्स करके किसी भी संस्कार के द्वारा छौंक लगाकर, भगाकर, अपने स्वादानुसार बना करके उसका प्रयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु बनाइए, जिससे कि हमारा देश ही नहीं, हमारा पूरा राष्ट्र, हमारा पूरा विश्व अपने जो एक हेल्थ का जो एक प्रॉब्लम है उससे दूर रह सके और हमारे सर्वांगीण विकास में सहायता कर सके। ऐसा मैं संदेश इस प्रोग्राम के माध्यम से देना चाहती हूँ जी। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि ये जो मोटा अनाज है वो बहुत सारे आयु वर्ग आपने बताया, 3 आयु वर्ग हैं, बच्चों में इस तरह से, वृद्ध में इस तरह, वयस्क में इस तरह से। लेकिन एक जो पक्ष है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप स्वयं भी एक महिला हैं, महिलाओं में बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं काम की वजह से या हमारा जो क्लाइमेट है उसकी वजह से। तो महिलाओं में जो रोगों से बचाव के लिए मोटे अनाज है वो किस तरह से कारगर साबित हो सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे मोटे अनाज हैं जो महिलाओं को ज़रूर सेवन करने चाहिए? देख लिए, आजकल महिलाएं बहुत सी कामकाजी भी हो गई हैं, उन पर एक दोहरी भूमिका आन पड़ी है। तो स्वाभाविक है उनका जो एक बैलेंस डाइट है, जो एक संतुलित आहार उन्हें चाहिए, वो भाग दौड़ के कारण कई बार नहीं ले पाती हैं। संतुलित आहार की बात करें तो जो हमारी डाइट के जो कंटेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, वसा है,
और मिनरल्स है, विटामिन है, तो इस तरह के सेवन वो नहीं कर पाती है टाइम के अभाव के कारण। फिर भी वो अपने को थोड़ा सा उसे समय निकालना चाहिए, क्योंकि उसको सामाजिक पारिवारिक कई जिम्मेदारियां दे रखी हैं, और वो खुद एक गृहिणी है, खुद एक निर्मात्री है जो किचन में जुड़ी रहती है। तो उसे कम से कम अपने भोजन में जो मोटा अन्न है, बाजरा है, जिसमें कि जिंक है, आयरन है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे भारतीय महिलाओं में ज़्यादातर एनीमिया रोग है, जो कि खून की कमी। कई बार वो खास करके गर्भावस्था में या जो लैक्टेशन मदर है, जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती है, उनमें देखने को मिलती है। तो अपनी डाइट में मोटे अन्न को शामिल करके भी वो अपने जो ऐसे रोग हैं हीमोग्लोबिन से संबंधित है, या जो भी पीलिया है, या उनको जो थकान है, या जो वीकनेस है, या उनकी जो बोन्स का जो डेंसिटी है कम हो रही है, तो इस तरह से बच सकती है। एक मुट्ठी तिल भी अगर वो डेली लेती हैं सर्दियों में, तो भी उन्हें जो न्यूट्रिशन है वो मिल सकता है। एक मुट्ठी तिल डेली लें आप, जो कि खिचड़ी खा सकती हैं, जो आप बनाती हैं सभी के लिए, वो आप भी लें। आप सभी की सेवा में लगी रहती हैं, कई बार नहीं ले पाती हैं, लेकिन लेना है उन्हें टाइम निकाल के। इस तरह से हम जो हमारी माता बहनें हैं, उन्हें हम इस तरह की बीमारियों से, एनीमिया और इस तरह के रोगों से बचा सकते हैं। इस तरह से वो स्वस्थ रह सकती है। जी जी। डॉक्टर साहब, जो मोटे अनाज की फसलें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके किसान जो हैं वो हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए किन किन रोगों से बचाव में सहायता कर सकते हैं? कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनसे ये मोटे अनाज हैं उनसे हम बच सकते हैं? किसानों के लिए सर ये बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि ये जो मोटा अनाज है इसकी कीमत न के बराबर मैं करीब बचपन से देखती आ रही हूँ नहीं है। तो जब इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो स्वाभाविक है इसका उत्पादन करने की ओर किसानों का भी ध्यान आकर्षित होगा, और वो जब इस तरह से उपयोग या उनका प्रयोग करेंगे या उत्पादन बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है उन्हें धन लाभ या उन्हें जो एक आर्थिक मदद मिलना चाहिए सरकार से, वो भी इसमें मिलने की संभावना अधिक रहेगी। तो मैं तो यही कहूँगी किसानों से अधिक अपना उत्पादन बढ़ाएं। मूंग है, मोठ है, बाजरा है, इन सभी का उत्पादन बढ़ाएं, और अपने जो कृषि का कार्य जो करते हैं उन्हें इस तरह की अपनी फसलों को, खरीफ की फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए, और अपने जो आर्थिक उनकी मदद मिल सकती है। सरकार उनकी, जैसा कि अभी मोदी जी ने बताया है, इस तरह से उनको मदद मिलने की पूरी संभावना बन रही है। डॉक्टर साहब, इस बार जो बजट में, केंद्रीय बजट में जो श्री अन्न योजना जो प्रारंभ की गई है, तो ये जो मोटे अनाजों को लेकर श्री अन्न का जो नाम दिया गया है, इसके पीछे मतलब कोई पौराणिक धारणा है या प्राचीन काल से इसको श्री अन्न मतलब एक स्पेशल अनाज और जो सबसे सुपीरियर है, सबसे ऊपर है, इसके पीछे क्या मंतव्य सर? है? आप श्री से शायद धन, लक्ष्मी, इस तरह के शब्दों का ही द्योतक होता है ये मेरे हिसाब से। और अन्न को तो आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि अन्न का जो हम प्रयोग करते हैं उसको ब्रह्मा माना है। ब्रह्मा माने जो प्रजा को उत्पन्न करने वाला है। तो जब जो प्रजा का उत्पन्न करने वाला है तो वो कितना श्रेष्ठ या श्री है या धन या लक्ष्मी है, ये तो आप जान ही सकते हैं। इस शब्द से ही इस योजना का भावार्थ सिद्ध हो जाता है सर। जी डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे हैं, जो उनके लिए जो मोटे अनाज है उनका किस तरह से उपयोग हम कर सकते हैं? जो बच्चा है जिसने अभी खाना स्टार्ट ही किया है, उन बच्चों के लिए मोटे अनाज हम किस तरह से उनके खाने में शामिल कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे मोटे अनाज हैं जो उनके लिए हम शामिल कर सकते हैं, और कौन कौन से अनाज ऐसे हैं जिनको हम उनके खाने में ना दें तो ठीक रहेगा? 6 महीने तक तो हम सिर्फ बच्चे को जो माता के दुग्ध पर ही रहने का विधान बताया है। 6 महीने के बाद जब अन्नप्राशन संस्कार उसका किया जाता है तो उसे दलिया के रूप में या खिचड़ी के रूप में, इस तरह से हम जो बाजरे के जो रेसिपी है या जो भी मोटे अन्न की जो रेसिपी है उसको दे सकते हैं, और उसकी जो ग्रोथ में सहायता कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे कई हैं, ढोकले बनाए या उनको खीर बनाए बाजरे की, कुछ नहीं है तो बाजरे को उबाल करके उसको मिक्सी में पीस करके इस तरह का अवलेह जैसा बनाए, चटनी जैसा बनाए, उसको स्वादिष्ट बनाकर स्वाद अनुसार उसमें नमक मिलाकर, उसमें गोघृत मिला करके या तेल मिला करके उसकी पौष्टिकता को बढ़ा करके हम अपने जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनके विकास में सहायता कर सकते हैं। इस तरह से हम उनको प्रयोग करा सकते हैं सर। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने मोटे अनाज को लेकर
जिस तरह से आपने चर्चा की, मोटे अनाज के फ़ायदे बताए, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।